गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। मेरे इस चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके बीच में एक बार फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक नई क्लास लेके आया हूँ, जो कि रिलेटेड होगी एमसीक्यू से। ठीक है, तो आज हम जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड एक एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। और उसके अंदर जो है वो डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे आपको आइडिया आएगा कि किस प्रकार से जो है वो क्वेश्चंस जो है टीचिंग एप्टीट्यूड से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक मेरे साथ बने रहना। मैं हूं आपका दोस्त गौरव, और आप इस तरीके से मेरे साथ जुड़े रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम आज का सेशन। तो सबसे पहले आज का जो यार ये टूल्स कहाँ गए। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है, किस विद्वान ने कहा था कि शिशु का जो मस्तिष्क है वो एक कोरी स्लेट होता है। तो ऑप्शन है इसके रूसो, बटलर, प्लेटो और एडलर। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है प्लेटो। जो प्लेटो है वो एक, आपको पता है, एक पुरातन दार्शनिक हुए हैं। उनका मानना था कि जो शिशु है वो एक, उसका जो दिमाग है वो एक कोरी स्लेट के जैसा होता है, और उसके अंदर जो भी चीज़ें हम भरना चाहें वो भर सकते हैं। ठीक है, हालांकि आधुनिक समय में ये कॉन्सेप्ट जो है वो ये नहीं माना जाता है, आप सबको पता है। ठीक है ना, इस प्रकार का कॉन्सेप्ट नहीं चलता है। तो आज के समय में हम ये मानते हैं कि जो बच्चा है वो जब स्कूल में आता है तो वो ऑलरेडी जो है वो अपने परिवार से जो चीज़ें सीख के आता है वो उसके अंदर चीज़ें होती हैं, है ना। तो इसलिए वो कोरिलेट नहीं होता है। तो ये चीज़ें आज के समय में मानी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन है डिस्कस करते हैं, सेकंड क्वेश्चन, किस विद्वान ने सीखने या पाठ योजना के 5 चरण, 5 स्टेप ऑफ लर्निंग बताए थे। तो जो 5 स्टेप ऑफ लर्निंग है वो किसने बताए थे। ऑप्शन है फ्रोवेल, कमीनियस, प्लेटो एंड हार्वर्ड। तो 5 स्टेप ऑफ जो लर्निंग है यानी लेसन प्लान के, वो बताए थे हार्वर्ड ने। ठीक है, तो हार्वर्ड जो है उन्होंने 5 स्टेप कौन कौन से बताए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया था फर्स्ट प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंट करना लेसन प्लान को। ठीक है, सॉरी, फर्स्ट जो स्टेप उन्होंने बताया था वो है प्रिपरेशन, यानी सबसे पहले तो तैयार करना। ठीक है ना, फिर दूसरा उन्होंने स्टेप जो बताया था वो बताया प्रेजेंटेशन। ठीक है ना, तो सेकंड जो उन्होंने बताया प्रेजेंटेशन। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड जो उन्होंने स्टेप बताया वो है एसोसिएशन। ठीक है ना, एसोसिएशन, एसोसिएशन यानी कि इसका मतलब होता है कि जो पुराना जो नॉलेज है उसका नए आइडिया से कंपेयर करना, और उसके बाद उसका नए आइडिया से उसको जोड़ना, तो वो एसोसिएशन कहलाता है। फिर चौथा जो स्टेप बताया था वो है जनरलाइजेशन। ठीक है ना, जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन का मतलब होता है सामान्यीकरण करना, यानी कि जो चीज़ें या नियम बताए गए हैं उसके उदाहरण देखकर उसका सामान्यीकरण, उसको सामान्य नियम के तौर पर डिस्कस करना। और फाइनली जो लास्ट स्टेप है वो है एप्लीकेशन, यानी कि अनुप्रयोग। ठीक है ना, तो अंतिम जो है वो है अनुप्रयोग। इस प्रकार से ये 5 चरण जो है वो हार्वर्ड ने सीखने के बताए थे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों को दिए जाने वाले दंड के संबंध में आपकी क्या राय है। जहाँ तक संभव हो दंड से बचा जाए, सभी अपराधियों को समान दंड देना चाहिए। तीसरा है, दंड देते समय शिक्षक को बच्चे की आयु और उसकी शारीरिक क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो कौन सा होगा। सही ऑप्शन होगा दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट, है ना, जहाँ तक संभव हो सके दंड देने से बचा जाए। क्योंकि शिक्षण के सिद्धांत में मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी कि आधुनिक जो शिक्षण सिद्धांत है वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर काम करता है। वहाँ पर दंड जो देना है या पनिशमेंट वो अलाउड नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, यदि कोई छात्र अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार करे तो भी अध्यापक को शांत रहना चाहिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं। छात्र, क्योंकि पहला है छात्र नासमझ होता है, छात्र उदंड होता है, यदि छात्र समझदार हो तो वो ऐसा करेगा ही नहीं, और चौथा है छात्र के व्यवहार से क्रुद्ध होकर छात्र को दंड देना अध्यापक को शोभा नहीं देता है। ठीक है,
तो बताइए इसका सही ऑप्शन। इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ। ठीक है, यानी कि छात्रों के कुछ व्यवहार से होकर टीचर जो है उसको अपने आप पे कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्लास में हर तरह के बच्चे होंगे, उद्दंडी भी होंगे और तेज़ भी होंगे और कमज़ोर बच्चे भी होंगे। तो इन सभी परिस्थितियों में टीचर को मैनेज करना, क्लास को कंट्रोल करना, ये टीचर की अपनी स्किल्स पे बात होती है, अध्यापक की स्किल है। तो इसमें उसको क्रुद्ध होकर बच्चों के ऊपर पनिशमेंट देना या उनको उन पर लाठी चार्ज कर देना, ये उनको शोभा नहीं देता है। ठीक है, तो ये सही आंसर इसलिए फोर्थ होगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आक्रामक जो आवेगों को सभ्य सामाजिक क्रियाओं में लगाना। इसका मतलब, आक्रामक आवेग का मतलब होता है जो हमारे एग्रेसिव जो इम्पल्स हैं उनको अगर हम सोशल वर्क्स में लगाते हैं तो वो क्या कहलाता है? सामाजिकरण, उदात्तीकरण, बौद्धिक औचित्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए। तो इसका जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो होगा उदात्तीकरण, यानी सब्लिमेशन। जो सब्लिमेशन होता है उसमें क्या होता है कि हम कई बार अपनी ऐसी इच्छाएं जो कि समाज के नियमों के खिलाफ है, सोशल नियमों के खिलाफ है, उनको हम त्याग देते हैं। बजाय उस इच्छा को पूरी करने के हम उनको सामाजिक क्रियाओं में अपने काम को परिवर्तित कर देते हैं, यानी कि हम अपनी उस एनर्जी को, उस आवेग को जो है वो सही या सामाजिक कामों में लगाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट जो है वो पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसकी आवश्यकता के अनुरूप ही। तो इसमें बताना है कि पाठशाला जिस समुदाय के बच्चों के लिए होती है उसके अनुरूप ही क्या क्या होना चाहिए। उसमें पाठ्यचर्या या करिकुलम होना चाहिए, दूसरा इमारत होनी चाहिए, तीसरा शिक्षण विधि होनी चाहिए, या चौथा शिक्षा का स्तर होना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या है? बता दिया आपने। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि पाठ्यचर्या या करिकुलम होनी चाहिए। क्योंकि जो जिस समुदाय के बच्चे होंगे उस समुदाय में अगर वो उनके अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम नहीं होगा, उनकी उनकी लैंग्वेज में या उनकी चीज़ों को उसमें समाहित नहीं किया गया होगा करिकुलम में, तो वो उनके लिए जो है वो लाभदायक नहीं होगा। ठीक है ना। या जो अमेरिका के बच्चों को जो पाठ्यक्रम पढ़ाया जा रहा है वो सेम टू सेम भारत के बच्चों को नहीं पढ़ाया जा सकता है ना। प्रत्येक समुदाय का अपने कुछ रूल्स होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है वहाँ का पाठ्यक्रम डिज़ाइन होता है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पठन पाठन विधि के निम्न चरणों में से किस चरण में अध्यापक को सबसे अधिक समय देना चाहिए। तो जो अभी हमने स्टेप पढ़े इसके हार्वर्ड के, तो उसमें 5 बताए ना उन्होंने स्टेप। तो वो स्टेप्स में सबसे ज़्यादा तैयारी किस पर ध्यान देना चाहिए वो ये कह रहे हैं। तो ये है, पहला है प्रिपरेशन यानी प्रेजेंटेशन, प्रिपरेशन तैयारी पे या प्रस्तुतिकरण पर या तुलना पर, या चौथा ऑप्शन है जनरलाइजेशन या सामान्यीकरण पर। ठीक है, तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सही आंसर। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ख, यानी कि प्रस्तुतिकरण। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि जो प्रस्तुतिकरण है वो रोचक होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, उसके अंदर अलग अलग प्रकार के टीचिंग एड्स का प्रयोग होना चाहिए। सबसे ज़्यादा ध्यान तो उसी पर दिया जाना चाहिए ना, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी है ना। तो इसलिए ये आंसर सही होगा। नेक्स्ट जो है, कक्षा शिक्षण की विश्लेषणात्मक विधि या एनालिटिक मेथड के अधीन छात्र। अब ये एनालिटिक मेथड मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो आप बताइए ज़रा इसमें। अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, दो ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करता है, दो ज्ञात तथ्यों की तुलना करता है। तो इसमें क्या चीज़ होती है बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा क, अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है। तो भाई जो एनालिसिस है उसमें हम क्या करते हैं, किसी भी ऐसी अज्ञात चीज़ है उसका जो हमको पता नहीं है उसके फिर छोटे छोटे भागों में उसको विभाजित करते हैं और उसके बाद उसको तोड़कर समझते हैं और तब जाके हम किसी ज्ञात चीज़ की ओर बढ़ते हैं। यही होता है ना। तो यानी अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ते हैं हम। तो सिंपल सी बात है। तो ये हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए।
नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे है कक्षा शिक्षण की संश्लेषणात्मक विधि के अधीन, यानी कि सिंथेसिस मेथड। तो ये ठीक जो आपका एनालिसिस है मेथड उसके ठीक विपरीत होगा, है ना। तो इसमें ऑप्शन है अज्ञात से ज्ञात की ओर बढ़ता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ता है, तर्क शक्ति का प्रयोग का पूरा प्रयोग करता है और सक्रिय भागीदार नहीं बन पाता है। तो इस क्या क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी ये ठीक उसके विपरीत होगा। ठीक है, जैसे संश्लेषणात्मक विधि सिंथेटिक मेथड मैंने आपको बताया था मैथमेटिक्स में, इस प्रकार से जैसे थ्योरम्स वगैरह दी होती हैं तो उसमें जब हम उनको सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, पहले कुछ अननोन फैक्ट्स जैसे कुछ कोण उनके बारे में दिया होता है, उसके बाद जो है वो जो अज्ञात चीज़ें वो हमें प्रूव करनी होती हैं, तो ज्ञात से अज्ञात की तरफ हम उसमें बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो होती है संश्लेषणात्मक विधि, यानी जिसमें हमने संश्लेषण का मतलब इकट्ठा करना। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिक्षा में रूस के क्षेत्र में रूसों के योगदान महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में कौन सा योगदान उनका नहीं है? तो हमें बताना है कि रूसों का योगदान कौन सा नहीं है। तो पहला है बाल केंद्रित शिक्षा, दूसरा शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका, तीसरा शिक्षा खेल कूद का महत्व, और चौथा पाठ्यचर्या सुधार। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ख, यानी कि शिक्षा में अध्यापक की केंद्रीय भूमिका। अब जाहिर सी बात है, अगर ये भाई आज के जो रूसो हैं वो आपको ये चीज़ अगर पता है कि रूसो बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हैं, तो फिर तो ये ऑप्शन आप ऑलरेडी पकड़ लेंगे कि जब बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक हैं तो जाहिर सी बात है कि जो शिक्षक है उसकी केंद्रीय भूमिका नहीं होगी, तो ये ऑप्शन ही गलत होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सही ऑप्शन आपने चूज कर लिया है। चलते हैं आगे। आगे बात कर रहा है कक्षा में बच्चे मनोरंजन के लिए बहुत सी पुस्तकें पढ़ते हैं, प्रायः वे ऐसी पुस्तकें एक दूसरे से लेते देते हैं। यदि अध्यापक समय समय पर उनके द्वारा पढ़ी गई पुस्तकों के बारे में रिपोर्ट लेता रहे और पूछता रहे कि उन्होंने क्या पढ़ा, तो उसमें मुख्य बात क्या थी, तो इससे बच्चों में क्या होता है, अभिव्यक्ति का गुण पैदा होगा, मनोरंजन के लिए पढ़ने की आदत पैदा होती है, विश्लेषण की योग्यता पैदा होती है, या उपरोक्त सभी। तो बताइए इसका क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ख, यानी उपरोक्त सभी। भाई जब भी टीचर जो है वो अगर बच्चों से उनकी पुस्तकों के बारे में या जो भी चीज़ें वो पढ़ते हैं उनसे जानकारी अगर लेता रहता है तो उससे क्या होगा, बच्चे और ज़्यादा अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे और वो उनके अंदर न केवल पढ़ाई से बल्कि मनोरंजन के लिए भी उनके अंदर पढ़ने की आदत विकसित होगी, चाहे वो किसी भी प्रकार का नॉवल वो पढ़ रहे हैं। दूसरा, जब टीचर से वो अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं तो उनके अंदर अभिव्यक्ति का गुण भी पैदा होता है। और तीसरा, अब वो जो है वो जब चीज़ें किताब से खुद पढ़ते हैं तो उनके अंदर विश्लेषण करने की क्षमता भी होती है। ठीक है, तो इसलिए इसमें सारे ऑप्शन सही हैं। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यदि कक्षा में कोई छात्र शिक्षक से कोई ऐसा प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर शिक्षक को नहीं आता है और शिक्षक उस प्रश्न का उत्तर नहीं देता है, तो इस पर छात्रों की प्रतिक्रिया होगी, क्या होगी? कुछ भी नहीं। वे समझ जाएंगी छात्र के अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। आगे, वे समझ जाएंगे कि वह प्रश्न अप्रासंगिक था, या वे प्रश्न पूछने वाले छात्र की हंसी उड़ाएंगे। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो होगा कि वे समझ जाएंगे कि अध्यापक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आता है। तो इसलिए अध्यापक को पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है, क्योंकि जब अध्यापक कोई किसी चीज़ पर अटक जाता है तो बच्चे समझ जाते हैं कि ये इसका ज़रूर उत्तर जो है वो टीचर को नहीं आता, इसीलिए वो नहीं बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है अध्यापक अभिभावक मीटिंग का सबसे बड़ा लाभ यह हो सकता है कि, यानी कि पेरेंट्स टीचर जो मीटिंग है उसका क्या लाभ है उसके बारे में बात करें। बच्चे की उपलब्धियों के लक्ष्य के बारे में अभिभावक तथा अध्यापक दोनों सहमत हों। शिक्षक अभिभावक को समझाए कि उसके बच्चे को किस आधार पर कितने अंक दिए गए हैं। अभिभावक
अध्यापक को बच्चे का पूर्ववृत्त बताए, यानी कि उसका जो है पहले का कितना कैसा कैसा रिकॉर्ड है वो बताए। और चौथा है अभिभावक अध्यापक से पूछे कि बच्चे का जो गृह कार्य यानी होमवर्क पूरा करने में वो कैसे और कितनी सहायता करे। ठीक है, तो इसका सही उत्तर बताइए आप। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फर्स्ट। इसमें बच्चे की जो उपलब्धियां हैं उसके अभी तक क्या क्या अचीवमेंट है और वो किन चीज़ों में प्रोग्रेस कर रहा है उसके बारे में टीचर व पेरेंट्स दोनों सहमत हों, यानी कि उन दोनों को आपस में उनके बीच में उस चीज़ को लेकर डिस्कस हो। तो यही मेन क्या हो सकता है, पेरेंट टीचर मीटिंग का लाभ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्कूल के स्कूल में कक्षा में टेलीविज़न पर साप्ताहिक शिक्षण कार्यक्रम दिखाया जाता है और कुछ अभिभावक शिक्षक से मिलकर शिकायत करते हैं कि उनके बच्चे घर पे काफ़ी समय टेलीविज़न देखने में व्यतीत करते हैं। अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को स्कूल में टेलीविज़न पर कार्यक्रम ना दिखाया जाए। तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए। ठीक है भाई, बच्चे ऑलरेडी वो कह रहे हैं, अभिभावक शिकायत कर रहे हैं कि उनके बच्चे तो घर पे भी टेलीविज़न देखते हैं, तो स्कूल में भी उनको टेलीविज़न क्यों दिखाया जा रहा है। तो फिर टीचर को क्या करना चाहिए। सबसे पहला ऑप्शन है उसे अभिभावक को सलाह देनी चाहिए कि घर पर टेलीविज़न देखने पर बच्चों को नियंत्रण लगाएं। फिर उसे अभिभावकों की शिकायत पर साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम बंद कर देना चाहिए। ठीक है, तीसरा है उसे अभिभावकों से बात करके छात्रों को समझाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए। उसे अभिभावकों को साप्ताहिक टेलीविज़न शिक्षण कार्यक्रम देखने के लिए आमंत्रित करना चाहिए ताकि वे स्वयं देखें कि वह कार्यक्रम बच्चों के लिए कितना उपयोगी और ज्ञानवर्धक है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो फोर्थ ही होगा ऑब्वियसली। ठीक है ना, यहाँ पर जो टीचर क्या करेगा, खुद जो है वो अभिभावकों को कहेंगे कि आप सब आइए और देखिए कि हम किस प्रकार के कार्यक्रम जो है बच्चों को दिखा रहे हैं, ताकि आपको भी पता चले कि हम कोई वैसा कार्यक्रम नहीं दिखा रहे हैं जो घर पे टेलीविज़न जो है बच्चे देखते हैं वैसा वाला। ठीक है ना, तो ये इसलिए फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पीरियड शुरू हुआ और आप कुछ देर से पहुँचे। आपने देखा कि आपकी अनुपस्थिति में कक्षा में खूब शोर हो रहा है, आपके पहुँचते ही शांति हो गई। ऐसी स्थिति में कक्षा में घुसते ही आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी। तो सबसे पहले आप कक्षा में छात्रों से पूछेंगे कौन कौन शोर मचा रहा था और शोर मचाने वालों को दंड देंगे। आप छात्रों की इस गलती से नाराज़ होकर उस पीरियड को पढ़ाएंगे ही नहीं। आप नाराज़गी प्रकट करते हुए बच्चों को ऐसा कभी न करने की चेतावनी देंगे। और चौथा, आप कक्षा में जाकर बिना किसी आदेश के पढ़ाई का कार्य शुरू कर देंगे। तो आप क्या करेंगे। इसका जो दोस्तों सही ऑप्शन होगा वो होगा फोर्थ। ठीक है ना, तो क्योंकि यहाँ पर जो है जब टीचर आ रहा है तो ऑलरेडी क्लास जो है वो खाली है, तो कुछ भी हो जाए जो है वो आखिर बच्चों की प्रवृत्ति है कि खाली अगर क्लास होगी तो वहाँ पर बातचीत होनी ही होनी है। एकदम बच्चे रोबोट तो है नहीं जो चुपचाप बैठे रहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए वापस आने के बाद उन पर चिल्लाना, उनको दंड देना ये कतई भी सही नहीं होता है। ठीक है, तो इससे अच्छा सबसे अच्छा है कि वो आकर सीधा टीचर अपना प्रकरण शुरू करे और अपना पढ़ाई बिना किसी देरी के शुरू कर दे। ठीक है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर यही रहेगा कि टीचर बिना किसी आदेश के अपनी पढ़ाई शुरू करें। ठीक है, यह है नेक्स्ट है 16 क्वेश्चन देखते हैं। सामयिक विषयों पर कक्षा में चर्चा के दौरान विवादास्पद मामले उठ सकते हैं जिसके बारे में छात्रों की अलग अलग राय हो सकती है। ऐसी स्थिति में अध्यापक को भाई कोई ऐसा करंट अफेयर वाला मामला ये डिस्कस हो रहा है तो उसके बारे में जो है वो प्रत्येक कम्युनिटी या अलग अलग तरह के जो छात्र हैं उनकी अपनी अपनी राय हो सकती है। ठीक है ना, तो अब इस पर क्या किया जाए। जैसे कि मैं अगर बात करूं कि किसान आंदोलन पे अगर कोई डिस्कस हो रहा है क्लास के अंदर या और भी कोई भी करंट के जो मुद्दे हैं उनके ऊपर डिस्कस हो रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर डिस्कस हो रहा है कि जो है पिक्चर हॉल में अनिवार्य रूप से लोगों को राष्ट्रगान बुलवाना चाहिए या नहीं बुलवाना चाहिए। ठीक है, इस पर अगर डिस्कस हो रहा है तो इस पर सब लोगों का डिफरेंट ओपिनियन हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में अध्यापक को क्या करना चाहिए, ऐसी विषय पर चर्चा बंद करा देनी चाहिए। दूसरा, छात्रों को दो समूहों में बांटकर उनके बीच गर्मा गर्म बहस करानी चाहिए। तीसरा, छात्रों को आदेश देना चाहिए कि वे अपनी राय के समर्थन में तथ्य या प्रमाण भी दें। और चौथा, छात्रों को सुझाव देना चाहिए कि वे अपनी अपनी राय लिखित में दे दें। ठीक है,
तो बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड, ठीक है ना। सबसे अच्छा तो यही है कि अगर बच्चे अपने अपनी राय प्रेजेंट कर रहे हैं तो उन्हें अपने राय के पीछे का जो तथ्य है या लॉजिक है या उसके पीछे जो वो तर्क दे रहे हैं वो भी देना ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हवा में कोई बात हो रही है कि हाँ हाँ बिल्कुल लागू होना चाहिए, लेकिन उसके पीछे कोई उनके पास ठोस तर्क देने के लिए नहीं है। तो इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर लॉजिकल रीजनिंग की जो थिंकिंग है वो एक तरह से डेवलप होती रहेगी, ठीक है। तो इसलिए ये ज़रूरी चलते नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन किस आधार पर किया जाना चाहिए। कोई जो छात्र है उसकी जो अचीवमेंट है उसका मूल्यांकन किसके आधार पर किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले ऑप्शन है कक्षा के सबसे तेज छात्र के साथ तुलना करके, यानी कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसके साथ तुलना करके, कक्षा के सामान्य छात्र से की जाने वाली अपेक्षा के साथ तुलना करके, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी उसके साथ तुलना करके, या उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके, ठीक है। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन, उत्तर बताइए। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है उपरोक्त सभी के साथ तुलना करके जो है वो उपलब्धि का मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जो छात्र है वो कितना प्रोग्रेस कर रहा है वो मेधावी छात्र के साथ उसका कंपेयर करके उसके मूल्यांकन किया जा सकता है। दूसरा, वो सामान्य छात्र से जो है की अपेक्षा उस कितना उसका जो है परफॉर्मेंस ऊपर या नीचे है उससे भी उसका मूल्यांकन हो सकता है। तीसरा, उस छात्र की इससे पहले क्या उपलब्धि थी इसके साथ भी तुलना करके उसका मूल्यांकन हो सकता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन डी है, सभी के साथ जो है वो तुलना करके हो सकता है, ठीक है। तो ये है, आगे चलते हैं। अच्छे अंक ना पाने वाले छात्रों की प्रोग्रेस रिपोर्ट में अक्सर शिक्षक लिख देता है तुम इससे भी अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो, यू कैन डू बेटर। क्या इससे छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है? हाँ, प्रोत्साहन मिलता है। दूसरा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि छात्र समझता है कि यदि मैं अच्छे अंक प्राप्त कर सकता हूँ तो क्या मैं मूर्ख हूँ जो मैंने उतने मेहनत नहीं की। तीसरा, नहीं, छात्र को यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि बेहतर उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, बल्कि वास्तव में बेहतर उपलब्धि के लिए अपेक्षित प्रेरणा की आवश्यकता होती है। और चौथा है, इससे बच्चों में हौसला बढ़ता है, ठीक है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। ये है ऑप्शन, इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इससे छात्र बच्चों का हौसला बढ़ता है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है जब टीचर जो है वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट बच्चे को देता है तो उससे हौसला बढ़ता है, ये मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है, मानसिक दृष्टि से पिछड़े जो बच्चे आमतौर से अधिक क्या होते हैं। पहला है संवेदनशील होते हैं, निष्ठावान होते हैं, दूसरा शक्तिशाली होते हैं, या चौथा अनुशासनहीन होते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो लोग वैसे तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े होते हैं लेकिन वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। जब उन्हें इस प्रकार से चिढ़ाया जाता है या उनकी इन बातों को लेके उनको मजाक बनाया जाता है तो वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो मानसिक दृष्टि से संवेदनशील होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट, आप विज्ञान के अध्यापक नहीं हैं, कक्षा की पाठ्य पुस्तक में से एक पाठ किसी वैज्ञानिक के विषय और उसके वैज्ञानिक उपलब्धियों के बारे में। ऐसी स्थिति में उस पाठ के संबंध में आप क्या करेंगे, ठीक है ना। अगर आप साइंस टीचर नहीं हैं तो पहला है छात्रों से कह देंगे कि वह उस पाठ को स्वयं पढ़ ले। दूसरा, स्कूल में विज्ञान के अध्यापक से अनुरोध करेंगे कि वो आपकी कक्षा के छात्रों को पाठ पढ़ा दे। तीसरा, स्वयं उस वैज्ञानिक के जीवन और उसकी वैज्ञानिक जो उपलब्धियां हैं उनके बारे में पढ़कर छात्रों को पढ़ाएंगे। या चौथा, उपरोक्त में से कोई एक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि हम खुद क्या करेंगे, किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे बल्कि खुद उसके बारे में, चाहे हम नॉन साइंस वाले भी हैं तभी भी सर्च करेंगे और उसके बारे में पता लगाएंगे, उनके बारे में खोजबीन करके फिर बच्चों को पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये है। नेक्स्ट है, आप किसी कक्षा के अध्यापक नियुक्त किए जाते हैं। पहले दिन जब आप अपनी कक्षा में जाते हैं तो छात्र
आपसे अपना परिचय देने का अनुरोध करेंगे, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? पहला, उनकी बातों पर ध्यान नहीं देंगे। दूसरा, उनको डांट कर बिठा देंगे। तीसरा, संक्षेप में परिचय देकर छात्रों का परिचय प्राप्त करेंगे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका तो जाहिर सी बात है तीसरा ऑप्शन होगा सही। संक्षेप में हम अपना परिचय देंगे और छात्रों से भी उनका परिचय पूछेंगे। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है, यदि स्कूल में बच्चों की वाद विवाद प्रतियोगिता होने वाली तो आप बच्चों के लिए क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है भाषण लिखेंगे, लिख कर दे देंगे। दूसरा, भाषण लिखने की विधि बताएंगे। तीसरा, भाषण का अभ्यास कराएंगे। और चौथा, भाषण के लिए वे कहाँ से सामग्री लें इसका मार्गदर्शन करेंगे। तो क्या करेंगे आप? तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। यानी कि हम क्या करें, हम ना बच्चे को कोई भाषण खुद लिख के देंगे, ना उसको लिखने की तरीका बताएंगे, बल्कि हम केवल उसको कहाँ से वो इसका मटेरियल ले सकता है, उसको कहाँ से, कौन सी बुक से या किसी अदर सोर्स से ये मिल सकता है, ये चीज़ बताएंगे बस। उसके अलावा बाकी काम स्टूडेंट खुद उसमें करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा। नेक्स्ट है, वर्तमान शिक्षा पद्धति सामान्यतः, पहला ऑप्शन है रोजगार उन्मुख नहीं है। दूसरा, आमतौर से किताबी है। तीसरा, हाथ से काम करने का अभ्यास नहीं कराती, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो ऑप्शन है सही उत्तर है वो है उपरोक्त सभी, क्योंकि वास्तव में हम देखते हैं कि हमारी जो किताबी शिक्षा है वो किताबी है और वो हमें कोई भी हाथ हैंड ऑन एक्सपीरियंस नहीं करवाती है। ठीक है, इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस नहीं करवाती है। जबकि चाइना के अंदर जो है वो छोटी क्लास से ही बच्चों को इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस दिया जाता है। ठीक है, जो है नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट है मार्गदर्शन या गाइडेंस। स्वयं को बेहतर तरीके से समझने में सहायता करता है। दूसरा, निर्णय करने में सहायता करता है। तीसरा, क और ख दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ों में, एक तो बेहतर समझने में और निर्णय लेने, दोनों में ये हमें मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्गदर्शन इसलिए दिया जाता है कि छात्र अपने को तथा अपनी समस्याओं को जान सकें और अपनी क्षमताओं का विकास कर सकते हैं। इस संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देख लेते हैं। पहला, सूझबूझ वाले मार्गदर्शन के बिना उत्तम शिक्षा संभव नहीं है। दूसरा, प्रभावी शिक्षा के अभाव में मार्गदर्शन कारगर नहीं हो सकता। तीसरा, मार्गदर्शन और शिक्षा एक दूसरे के पूरक हैं। और चौथा, शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता है। ठीक है ना, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा डी। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि शिक्षा के आरंभ में मार्गदर्शन का जितना महत्व है उतना आगे चलकर नहीं होता। तो ये बात गलत है ना, क्योंकि शिक्षा के आरंभ हो या अंत हो, जीवन पर्यंत जब तक शिक्षा चलती है तब तक मार्गदर्शन का महत्व होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछ रहा है सही नहीं है, तो आपको इस चीज़ पर भी ध्यान देना है कि सही नहीं है बोला है या है बोला है। ठीक है, तो ये आगे चलते हैं। जब अध्यापक अपनी कक्षा के छात्रों के लिए शिक्षण योजना तैयार करता है तो उसे छात्रों की आयु को ध्यान में रखना होता है, बौद्धिक आयु को ध्यान में रखना होता है, आर्थिक पर्यावरण को ध्यान में रखना होता है, या क और ख दोनों। तो इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है ना, यहाँ पर बच्चे का की जो आयु है और मेंटल एज है उन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, बाकी उसकी आर्थिक स्थिति पर कोई भी ध्यान, उसके आधार पर कोई भी भेदभाव इस प्रकार से नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि का आधार है। 27 क्वेश्चन है। पहला है कक्षा की व्यवस्था ठीक रखने का सिद्धांत। दूसरा, विद्यार्थियों की प्रतिभा का मूल्यांकन का सिद्धांत। तीसरा, करके सीखने का सिद्धांत। और चौथा, विश्लेषण क्षमता के लिए विकास का सिद्धांत। तो कौन सी विधि है प्रोजेक्ट विधि का बेस? जो प्रोजेक्ट विधि है शिक्षा की उसका जो बेस है वो है लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने का। इसलिए तो दिया जाता है प्रोजेक्ट, ताकि जो बच्चे स्वयं उसको जो है ग्रुप में करके और उसके बारे में जो है वो प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से सीखें, इसीलिए दिया जाता है ना। नेक्स्ट है, विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों में प्रयोग करने की क्षमता का विकास कैसे किया जा सकता है? तो पहला, कक्षा में उन्हें प्रयोग
दिखाकर, दूसरा प्रयोग के लाभ बताकर, तीसरा उन्हें प्रयोग करने का अभ्यास कराकर, या चौथा उन्हें घर से प्रयोग करके लाने का आदेश देकर। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा वो उन्हें प्रयोग का अभ्यास कराकर, यानी कि जो प्रयोग है वो खुद से अभ्यास कराना पड़ता है, ना कि उन्हें केवल दिखा दिया करके या उन्हें घर से करने के लिए बोल दिया, तो वो उतना इफेक्टिव नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक एक प्रश्न पूछता है, यदि एक छात्र इसका उत्तर नहीं दे पाता है तो शिक्षक उसको उसका उत्तर स्वयं बता देना चाहिए। कई छात्रों से पूछने के बाद यही सही उत्तर न मिले तब स्वयं सही उत्तर बताना चाहिए। एक एक करके सभी छात्रों से उसका उत्तर पूछना चाहिए, या चौथा है उस छात्र की निंदा करनी चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दोस्तों ख। ठीक है ना, बहुत सारे स्टूडेंट से पूछा और अगर तब भी आंसर नहीं मिलता है तब जाके सही उत्तर बताना है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट है, कक्षा शिक्षण के दौरान अध्यापक द्वारा पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर कक्षा के अधिकांश छात्र नहीं दे पाते, तो इसका संभव कारण यह हो सकता है कि अगर कोई आंसर नहीं दे पाए तो उसका क्या कारण हो सकता है? कक्षा शिक्षण के दौरान छात्रों को जो पढ़ाया गया वो उनकी समझ में नहीं आया है। दूसरा, वो प्रश्न उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो छात्रों को शिक्षण के दौरान दिया गया है। तीसरा, प्रश्न छात्रों की समझ के स्तर से ऊपर है। और चौथा, उपरोक्त में से कोई भी एक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उपरोक्त में से कोई भी एक, यानी कोई भी एक रीज़न हो सकता है इनमें से। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि किस वजह से बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है ना। हो सकता है उसको समझ में ही नहीं आया हो सकता है कि शिक्षण के दौरान जो है वो उस ज्ञान पर आधारित नहीं है जो हमने पढ़ाया है, या उसके लेवल से ऊपर है। कुछ भी इसमें रीज़न हो सकता है। फिर नेक्स्ट है, आप अपने कक्षा के छोटे बच्चों को बाजार में खरीदारी करने और नकद भुगतान करने का व्यावहारिक अभ्यास कराने की दृष्टि से छोटा बाजार लगाने का आयोजन करते हैं। आपके स्कूल के प्रधान अध्यापक आपको इस बात की अनुमति नहीं देते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे, प्रधान अध्यापक की अनुमति न मिलने पर भी आयोजन करेंगे, क्योंकि यह आयोजन बच्चों को एक नया अनुभव देने के लिए। आप बच्चों को प्रधान अध्यापक के पास जाने और उनसे अनुमति मांगने के लिए उकसाएंगे। तीसरा है, आप स्वयं प्रधानाध्यापक से मिलकर इस आयोजन के महत्व के बारे में समझाकर अनुमति प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। या चौथा है, आप स्कूल के अन्य अध्यापकों को साथ लेकर शिक्षा विभाग के अफसरों से मिलेंगे और उनको बताएंगे कि प्रधानाध्यापक किस प्रकार से उनके मार्ग में दिक्कतें पैदा कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो थर्ड होगा, यानी कि हम खुद जो है वो एज ए टीचर प्रिंसिपल के पास जाकर इन चीज़ों के बारे में उनसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, आपके स्कूल में एक ऐसा बच्चा भर्ती होता है जो सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवार का है या पर्यावरण से, तो आप क्या करेंगे? उसे ऐसी कक्षा में रखेंगे जिसमें सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े परिवेश के अन्य बच्चे हैं। किसी अन्य अध्यापक को उस बच्चे के पिछड़े सांस्कृतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने के लिए भेजेंगे। तीसरा, उसे सामान्य कक्षा में रखेंगे किंतु उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए विशेष शिक्षण का प्रबंध करेंगे। और चौथा है, उसे किसी व्यावसायिक शिक्षण में जाने की सलाह देंगे। ठीक है, तो कौन सा होगा? जो समावेशी शिक्षा की नीति है उसके अनुसार कौन सा होगा? थर्ड, है ना, जो कि कहते हैं कि हम उसको एक साथ उसी कक्षा में रखेंगे लेकिन उसकी विशेष आवश्यकताओं के लिए की क्या करेंगे? पूर्ति करेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अनुशासन भंग करने वाले छात्र को दिया गया दंड ऐसा होना चाहिए कि भय के कारण कोई भी छात्र अनुशासन भंग न करे। दूसरा, वह छात्र हमेशा उसकी याद करके कांप जाए। तीसरा, दंड पाने वाले छात्र अपने को सुधार लें। या चौथा, स्कूल भर में उसकी चर्चा हो। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी, यानी कि जो दंड पाने वाला छात्र है उसमें सुधार होना जरूरी है। इस प्रकार से दंड उसको दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि वो और ज़्यादा ढीठ बन जाए। फिर निम्नलिखित में से आप किस छात्र को मेधावी या इंटेलिजेंट स्टूडेंट मानते हैं? तो पहला है जो जिज्ञासु हो। दूसरा, जिसकी स्मरण शक्ति अच्छी हो। तीसरा, जो कक्षा के अन्य छात्रों से श्रेष्ठ हो। और चौथा, जो आगे की सीट पर बैठता हो और शंका समाधान के लिए बार बार प्रश्न पूछता हूँ। ठीक है,
तो कौन सा स्टूडेंट हम तेज मानेंगे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है गौ, यानी कि जो अन्य जो श्रेष्ठ बालक हैं उनसे जो श्रेष्ठ है, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका जो IQ लेवल है वो सबसे तेज ज़्यादा है, तो वो मेधावी हुआ, है ना। तो इसमें कोई शंका वाली कोई बात ही नहीं है। नेक्स्ट है, कोई छात्र पुस्तक पढ़ते समय आँखों पर बहुत दबाव डालता है, तो आप उसकी कठिनाई को क्या मानते हैं? यह उसकी आदत हो सकती है, वह शरारतन ऐसा कर रहा होगा, उसकी आँख कमज़ोर होगी, उसे पढ़ना नहीं आता होगा। तो क्या हो सकता है इसमें से? इसमें से जो सही आंसर लग रहा है वो कौन सा होगा? ऑप्शन सी, यानी कि उसकी आँख या उसकी दृष्टि कमज़ोर है, इसीलिए तो वो इतना जोर देकर पढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न संकल्पनाओं में से के बारे में आपके क्या विचार हैं? किसी समस्या को हल करने की केवल एक ही सर्वोत्तम विधि होती है। दूसरा, किसी समस्या को हल करने की और भी विधियां उतनी ही बढ़िया हो सकती हैं। तीसरा, किसी समस्या को हल करने की जो विधि आप बताते हैं वही सर्वोत्तम है, और छात्र को वही विधि अपनानी चाहिए जो शिक्षक बताए। तो कौन सा होगा इसमें से? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा, किसी समस्या को हल करने की कितनी भी विधियां हो सकती हैं और वो उतनी भी बढ़िया हो सकती हैं, यानी कि एक से ज़्यादा विधियां हो सकती हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि जो हमने बोला है भाई यही करना है, इसके अकॉर्डिंग अलावा कुछ नहीं करना है। ये तो कहीं जो टीचर होते हैं वो इस प्रकार के होते हैं, तो ये गलत है। ठीक है। नेक्स्ट है, कौशल के विकास यानी डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स के संबंध में आपकी क्या राय है? यानी कि कौशल विकास के बारे में। समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से सीखते हैं। दूसरा, हो सकता है कि समान बौद्धिक आयु के बच्चे समान गति से ना सीख सकें। तीसरा, समान गति से सीखने वाले बच्चों की बौद्धिक आयु समान होती है। और चौथा, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, कि हो सकता है कि एक समान जो, क्योंकि एक भाई जो प्रत्येक बच्चा वो अपना कुछ ना कुछ उसके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। एक समान बौद्धिक आय होने के बाद, मेंटल एज होने के बाद भी बच्चों की जो सीखने की लर्निंग की स्पीड होती है वो अलग होती है। कोई बच्चा किसी क्षेत्र में जल्दी सीखता है तो कोई किसी क्षेत्र में लेट में सीखता है, लेकिन सीखता जरूर है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, यह कथन किस विद्वान का है कि जिसमें कुछ करने की शक्ति होता है वह काम करता है और जो कुछ नहीं करता है वो अध्यापन करता है। ठीक है ना। तो ये किसने कहा था? ऑप्शन है कार्ल जूंग, दूसरा है हेनरी बर्नार्ड, तीसरा जॉर्ज बर्नार्ड शा, और चौथा है अलेक्जेंडर पोप। तो दोस्तों ये जो कथन है ये जॉर्ज बर्नार्ड शा है। ठीक है ना। जो ये एक बड़े विद्वान और क्रिटिक्स माने जाते हैं, तो उन्होंने ये क्रिटिक्स करते हुए जो है इस प्रकार की बात की थी, कटाक्ष करते हुए कि भाई जो है जो कुछ नहीं करता है वो लास्ट में टीचिंग करता है, इस प्रकार की उन्होंने कथन कहा था। ठीक है। नेक्स्ट जो है हम बात करते हैं, किंडरगार्टन स्कूल जो है वो सबसे पहले किस देश में खोले गए? तो जो टीचिंग मेथड्स है उसके अंदर मैंने आपको किंडरगार्टन जो या किंडरगार्टन जो भी बोलें, इस विधि के बारे में बताया था कि सबसे पहले जो है वो किसने करा था ये? इंग्लैंड, फ्रांस, इटली या जर्मनी? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जर्मनी, है ना। जर्मनी के जो वैज्ञानिक थे कौन? फ्रोबेल। कौन? फ्रोबेल। जो फ्रोबेल नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने सबसे पहले इस विधि को डिस्कस किया था कि नर्सरी जो कॉन्सेप्ट है कि बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाए, खेल के माध्यम से ही उनको पढ़ाया जाए बिना किसी कॉपी किताब इन सब चीज़ों के। तो ये जो मेथड था ये, क्योंकि वो बच्चों को एक फूलों का बगीचा मानते थे, तो उन्होंने ये फ्रोबेल ने ये विधि डिस्कस या इन्वेंट की थी सबसे पहले, जो जर्मनी के थे। ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। फिर नेक्स्ट है, यदि स्कूल में पूरे समय तक बच्चों को शिक्षा कार्यक्रमों में व्यस्त रखा जाए तो उसके आपके ख्याल से कौन सी समस्या पैदा नहीं होगी? तो पहला, गृह कार्य देने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा, छात्रों को स्कूल के बाद ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होगी। तीसरा, अनुशासनहीनता पैदा नहीं होगी। और चौथा, छात्रों में पढ़ने के प्रति रुचि में कमी नहीं आएगी। ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वो होगा ऑप्शन सी, यानी कि अनुशासनहीनता नहीं होगी, क्योंकि पूरे टाइम जो है बच्चों को कुछ ना कुछ कार्यक्रमों में व्यस्त रखा गया है स्कूल के अंदर, तो इससे उनके अंदर डिसिप्लिन भी बना रहेगा, जाहिर सी बात है ना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कक्षा को सबसे अधिक अनुशासित माना जाएगा?
पहला, जिसके बच्चे आँख मूंद कर अपने शिक्षक की आज्ञा का पालन करते हैं। जिसके बच्चे शिक्षक के डांटने पर तत्काल शांत हो जाते हैं। तीसरा, जिसके बच्चे अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग किंतु उचित व्यवहार करते हैं। और चौथा, जिसके बच्चे अध्यापक की अनुपस्थिति में भी शांत होते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है वो होगा ऑप्शन थर्ड, यानी कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार का व्यवहार करते हैं। यानी कभी जब डिस्कस करना हो तो डिस्कस भी करते हैं और जब शांत रहना हो तो शांत भी रहते हैं। ठीक है ना, तो ये है कहने का मतलब। नेक्स्ट है, कक्षा में कोई छात्र किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो अध्यापक को चाहिए कि वो क्या करे, उस छात्र को कक्षा में बोलने का अवसर न दे। दूसरा है, गलत उच्चारण की उपेक्षा करे, क्योंकि छात्रों को उच्चारण की गलती के लिए टोका जाए तो छात्र लज्जित हो जाएगा। तीसरा, उस शब्द का सही उच्चारण बताए और उस छात्र से सही उच्चारण दोहराने को कहे। और चौथा, दूसरे छात्रों की सहायता से उस शब्द का सही उच्चारण कराए और छात्र को दोहराने के लिए कहे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हमारे 4 उत्तर हैं। तो बताइए सही आंसर कौन सा होगा। तो इसका जो दोस्तों सही उत्तर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है ना, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है कि दूसरे छात्रों से भी को भी बोलना है, उसमें शामिल करना है कि आप भी उसकी हेल्प कीजिए और सही उच्चारण को प्रोनाउंस कीजिए, ताकि और बच्चे भी सीख जाएं और उस बच्चे का कोई मजाक भी ना उड़ाए। ठीक है ना, तो बच्चे इस तरीके से पार्टिसिपेशन भी सबका सुनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चे गृह कार्य करके लाते हैं, उसे शिक्षक नियमित रूप से नहीं जांचता है तो उसकी क्या हानि होती है। अगर टीचर रोज़ उसको चेक नहीं करा तो उससे क्या होगा, बच्चे गृह कार्य करने में अनियमित हो जाएंगे। कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों के गृह कार्य से नकल करने का अवसर मिल जाएगा। तीसरा, बच्चे गृह कार्य को महत्व देना छोड़ देते हैं और उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी है। ठीक है, क्योंकि जो यहाँ पर जो है वो नहीं, इसका जो ऑप्शन सी नहीं होगा, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। क्योंकि यहाँ पर बच्चे जो है वो गृह कार्य करने में भी अनियमित होंगे। फिर जो कुछ बच्चे होंगे वो हमेशा दूसरों से ही नकल मारेंगे और फिर गृह कार्य यानी होमवर्क के लिए कोई इम्पोर्टेंस उनके दिल में नहीं रह जाएगी। हमने खुद भी ये चीज़ महसूस की है कि जब कोई टीचर होमवर्क चेक नहीं करता था तो हम क्या करते थे, उसके होमवर्क में फिर कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता है, क्योंकि बच्चों के अंदर से उस तरीके का खौफ ख़त्म हो जाता है कि अगर टीचर चेक करेगा तो। ठीक है ना, तो इसलिए रेगुलर जो है होमवर्क चेक करना ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट है, कक्षा में छात्र जब कक्षा कार्य कर रहे हों तो उसमें शिक्षक को आराम से अपनी सीट पर बैठे रहना चाहिए। कक्षा में घूमकर छात्रों के कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए। तीसरा, कक्षा में पीछे की सीट पर बैठना चाहिए। और चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, है ना, यानी कि पूरी क्लास में आगे से पीछे तक घूमकर उसे निरीक्षण करना चाहिए कि कौन सा छात्र जो है वो काम कर रहा है, कोई कोई काम नहीं कर रहा है, और इस तरीके से वो सही निगरानी बच्चों के ऊपर रखेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है, जब शिक्षक स्वयं अपने कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियाँ जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि पहला, वो सभी छात्रों को पास कर देगा। दूसरा, कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा। तीसरा, कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा। और ख और ग दोनों। ठीक है, तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ग, यानी कि इसमें पूरे चांस ये होते हैं कि टीचर अगर उसको सही से नॉलेज नहीं है, वो सही टीचर नहीं है, तो वो कुछ बच्चों के मार्क्स कम कर सकता है या कुछ बच्चों के मार्क्स बढ़ा सकता है। ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है या ट्राइपोलर प्रोसेस है। तो इसके जो 3 पोल हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है छात्र शिक्षक या सामाजिक परिवेश। दूसरा, पाठशाला छात्र या शिक्षक। तीसरा, छात्र पाठशाला या ज्ञानार्जन। और चौथा, अध्यापक छात्र या ज्ञान। तो बताइए इसमें। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा फर्स्ट, यानी कि ये जो चीज़ें हैं ये बोली किसने है, ये हमारे जो महान शिक्षाविद हुए हैं जॉन डीवी, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि भाई
शिक्षा जो है वो 3 चीज़ों में जो सामाजिक परिवेश है यानी सोसाइटी है उसके बिना पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो शिक्षक है और छात्र है वो शिक्षक छात्र को क्या पढ़ाएंगे, स्कूल में किस प्रकार का करिकुलम होगा, ये सारी चीज़ें समाज ही डिसाइड करता है, सोसाइटी डिसाइड करती है और सोसाइटी ही शिक्षक और छात्र के बीच में इंटरेक्शन करवाती। तो इसलिए उन्होंने सोसाइटी को बहुत ज़्यादा महत्व दिया था और बोला था कि ट्राई पोलर प्रोसेस है एक एजुकेशन, जॉन डीवी ने। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा के क्षेत्र में फ्रोवेल का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था पब्लिक स्कूल, दूसरा किंडरगार्टन, विकलांगों की शिक्षा और शिक्षा की प्रोजेक्ट विधि। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, फ्रोवेल का जो योगदान है वो आपका किंडरगार्टन का था। ठीक है, नेक्स्ट है जो बच्चे शिक्षक के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं तो पहला उनके उत्तर प्रायः सही होते हैं, दूसरा उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते हैं, तीसरा उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी, और चौथा वे पढ़ने में तेज होते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ये सी, यानी कि सही भी उत्तर हो सकते हैं और गलत भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि सही ही होगा या गलत ही होगा। नेक्स्ट है आप कक्षा में छात्रों से एक प्रश्न पूछते हैं, एक छात्र उसका उत्तर देता है और वह उत्तर सही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, छात्रों को सही उत्तर बता देंगे, दूसरा अन्य छात्रों को भी उस प्रश्न का उत्तर देने का अवसर देंगे, तीसरा केवल उन्हीं छात्रों से उसका उत्तर पूछेंगे जो उत्तर देने के लिए हाथ उठाएंगे, और चौथा कई छात्रों से उत्तर प्राप्त करने के बाद ही उन्हें प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि सबसे ज़्यादा जो छात्र हैं उनसे पूछेंगे और उसके बाद ही उनको सही उत्तर बताएंगे। ठीक है, आज का जो अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, बच्चे अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर सकें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कक्षा शिक्षण के दौरान कौन सा काम करना लाभदायक होगा। तो कौन सा काम हमें टीचिंग के दौरान करना होगा ताकि जो बच्चे अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकें, पहला होगा पैराग्राफ लेखन, दूसरा निबंध लेखन, तीसरा क ख दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, यानी कि दोनों ही चीज़ें जो हैं, चाहे वो पैराग्राफ लेखन हो या ऐसे राइटिंग हो, दोनों ही जो है वो इस प्रकार की चीज़ें हैं जिससे बच्चे अपने विचारों को सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। तो भाई ये है आज के हमने 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज़ें आज की समझ में आई होंगी और किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर वो पता चला होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो अब हम ऐसे ही जो है वो MCQ जो है वो आने वाले टाइम में बनाते रहेंगे। ठीक है, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी चीज़ें हैं क्वेरी तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू सो मच, गुड नाइट।